हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सेकेंड यूनिट है ग्रुप कम्युनिकेशन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, उसका आज लेक्चर नंबर 6 लेने वाले हैं। जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू का पार्ट 1। बेसिकली देखो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन देखा था इंटरव्यू का कि इंटरव्यू आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके डिटेल में उसकी डेफिनेशन समझी थी कि आखिर इंटरव्यू होता क्या है। एंड उसके लास्ट में ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरव्यूज जो होते हैं वो टोटली 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू का मतलब खाली ये नहीं होता जो हम सोचते हैं कि भैया जॉब इंटरव्यू। ठीक है, और भी काफ़ी सारे टाइप्स के इंटरव्यूज होते हैं। जॉब इंटरव्यू तो बस उसका एक छोटा सा एक मान सकते हो एक टाइप है बस जॉब इंटरव्यू। ठीक है, तो ऐसे ही और भी टाइप्स के इंटरव्यूज होते हैं। तो टोटली देखोगे तो 8 टाइप्स के इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें से आज हम 4 देखेंगे। तो ये पार्ट 1 है, बाकी के जो 4 है वो हम अपने नेक्स्ट जो पार्ट 2 रहेगा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू का उसके अंदर देखेंगे। तो आज 4 जो इंटरव्यूज है उनको देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला जो टाइप होता है इंटरव्यू का वो होता है सिलेक्शन इंटरव्यू। ठीक है, अब बेसिकली सिलेक्शन इंटरव्यू क्या होता है। देखो सिलेक्शन इंटरव्यू जो इसको हम नॉर्मली समझते हैं जो हमारा जॉब इंटरव्यू होता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर मैं आपको बोलूँ कि भैया इंटरव्यू के बारे में सोचो, इंटरव्यू क्या होता है, तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि हाँ भाई मैं बेरोजगार आदमी हूँ, मैं किधर कंपनी में गया हूँ काम धाम ढूंढने के लिए। अब उस कंपनी में मेरे से सवाल जवाब पूछे जा रहे, बताओ भैया क्वालिफिकेशन कैसी है, तुमने पढ़ाई किधर से की थी, कॉलेज कौन सा था, ये सारे सवाल जवाब पूछ रहे। ठीक है, एक्सपीरियंस पूछ रहे, कौन सी कंपनी में पहले काम किया है कि नहीं किया है। तो ऐसे टाइम पे ही आपको मतलब देखोगे तो जब मैं आपसे इंटरव्यू के बारे में पूछूंगा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही इंटरव्यू के बारे में आएगा जो होगा जॉब इंटरव्यू। ठीक है, कि आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने चाह रहे हो। तो बेसिकली उसी जॉब इंटरव्यू को हम सिलेक्शन इंटरव्यू बोलते हैं। वैसे तो जॉब इंटरव्यू बस एक छोटा एक पार्ट टाइप होता है इंटरव्यू का, और भी ऐसे अलग अलग टाइप्स के इंटरव्यूज होते हैं। जैसे कि पनिशमेंट इंटरव्यू भी होता है कि अगर मान लो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो कि मान लो मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, और मैंने किसी एम्प्लॉय को बोला, कोई मतलब वर्कर को बोला कि देख ये काम कर देना। ठीक है, 1 घंटे बाद आऊँगा, तब तक ये काम खत्म कर देना। ठीक है, अब 1 घंटे बाद मुझे पता चल रहा है उसने कोई काम खत्म ही नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूँगा, चपरासी या फिर कोई भी रहेगा मेरे साथ असिस्टेंट, उसको बोलूँगा जा उस एम्प्लॉय को बुला के लेके आ। ठीक है, उसको बताना है वो काम क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर वो जो मतलब जो भी हम मान लो मेरा असिस्टेंट है वो जाएगा बोलेगा, देख तेरे को मैनेजर बुला रहा है, तूने काम क्यों नहीं खत्म किया। ठीक है, तेरे को बोल रहा था कि काम खत्म करने का था, तूने किया क्यों नहीं, तेरे को जा बुला रहा है, अभी डांट सुनना अच्छे से। तो ऐसे टाइम पर वो जाएगा, एम्प्लॉय जाएगा, मैं उसको बोलूँगा काय को काम नहीं किया, उसको चिल्लाऊंगा, डांटूंगा, हो सकता है उसको काम से भी निकाल दूँ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे टाइम पर इससे बोलोगे एक टाइप का ये जो इंटरव्यू है ये एक टाइप का इंटरव्यू है, क्योंकि देखो मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ तूने काम क्यों नहीं किया, वो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सर ये प्रॉब्लम थी, वो हो गया, ये हो गया, तो जो भी एक्सक्यूजेज जो भी चीज़ें वो बता रहा है। तो बेसिकली एक टाइप का इंटरव्यू है जो कि मैं ले रहा हूँ क्यों उसे पनिश करने के लिए कि तूने मेरा काम नहीं किया तो अब तेरे को ये सज़ा मिलेगी कि जा तेरे को और काम करना है या फिर कल से आना मत काम पर। ठीक है, तो उसको हम पनिशमेंट दे रहे हैं। तो बेसिकली इसे हम पनिशमेंट इंटरव्यू बोलते हैं। तो ऐसे ही और भी टाइप्स के इंटरव्यूज होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप होता है इंटरव्यू का होता है सिलेक्शन इंटरव्यू, जिसको हम नॉर्मली अपना जॉब इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो देखो पॉइंट्स में लिखा है, जो पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि व्हेन वी थिंक ऑफ एन इंटरव्यू वी नॉर्मली think of a situation of a selection interview in which the employer tries to size up an applicant for a job। कि देखो भी हम इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है, हम यही सोचते हैं कि हाँ भैया इंटरव्यू का मतलब हो गया कि हम किसी जॉब के लिए सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, किसी भी कंपनी के अंदर जा रहे हैं हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उसी को हम नॉर्मली इंटरव्यू सोचते हैं। तो उसी जॉब वाला जो इंटरव्यू होता है उसी को हम सिलेक्शन इंटरव्यू बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो जॉब पाने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, अपना बताते हैं भैया मैं ये किया हूँ, मैंने देखो ये मेरे को चीज़ें आती है, ये मेरे पास डिग्री है। ठीक है, बेसिकली इसको हम सिलेक्शन इंटरव्यू बोलते हैं। द एम्प्लॉयर्स एम इज़ टू फाइंड आउट वेदर द जॉब फॉर विच द कैंडिडेट इज बीइंग इंटरव्यूड इज सुटेबल टू हिम और नॉट एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या कि देखो अब बेसिकली ये जो सिलेक्शन इंटरव्यू आखिर ये लिया क्यों जाता है। ठीक है, अगर मान लो जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, और आपने उसकी डिग्री देख ली, हाँ भैया 90% आया था, तो आप उसको डायरेक्ट भी तो अपनी कंपनी में ले सकते हो। इंटरव्यू लेने की क्या ज़रूरत है कि हाँ भैया बताओ मेरे को तुम्हारा नाम पता बताओ, तुमने कौन से कॉलेज से की थी, क्या किया था, ढेर सारे सवाल जवाब करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आखिर ये इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है सिलेक्शन इंटरव्यू का। तो देखो सिलेक्शन इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर मतलब वो आदमी जो आपको काम दे रहा रहता है, जो इंटरव्यूअर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एम्प्लॉयर रहता है वो इंटरव्यू इसलिए ले रहा रहता है ताकि वो ये जान सके कि जो मैं जॉब देने वाला हूँ, ठीक है, जिस जॉब के लिए सामने इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट आया है, हमने आदमी जो भी आया है इंटरव्यू दे रहा है,
तो जिस भी जॉब के लिए, मान लो मैनेजर की पोस्ट है, तो उसके लिए वो जो आदमी है वो कैपेबल सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैनेजर की पोस्ट है, तो वहाँ पर मान लो उसको बहुत सारा इंटेलिजेंट की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए। कोई मान लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं ले सकते हम लोग, कोई वर्कर जैसा टाइप का आदमी नहीं ले सकते, हमको एक इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए रहेगा मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो ऐसे टाइम पर आप उसकी पर्सनैलिटी को देखने के लिए कि भैया आदमी कैसा है, उस काम के सूटेबल है या फिर नहीं है वो, तो उसको चेक करने के लिए बेसिकली हम ये इंटरव्यू को लेते हैं। तो आप कह सकते हो बेसिकली ये मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू का। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, डैट मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिलेक्शन इंटरव्यू इज टू असेस द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड देन टू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। जैसे कि अगर 10 लोग आए हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो आपको उन 10 में से जो सबसे बेस्ट आदमी होगा आप सिलेक्ट कर सकते हो इस इंटरव्यू की मदद से। सिलेक्शन इंटरव्यू 10 लोग आया, सबसे आपने इंटरव्यू लिया, सबके आपने बेसिकली पर्सनालिटी देखी कि कुछ लोग थे जो आप इंटरव्यू दे रहे थे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे तो नर्वस हो जा रहे थे, डर जा रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे कि आपको सवाल ढंग से पूछने नहीं आते, कैसे बकवास सवाल पूछ रहे हो। तो ऐसे टाइम पर आप उनकी पर्सनैलिटी को देखते देखते आपको समझ आएगा कौन मेरे जॉब के लिए सूटेबल है, ठीक है। उसमें कुछ होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, तो आप समझ पाओगे कि कौन मेरे जॉब के लिए सही आदमी है, ठीक है। और उस हिसाब से फिर आप उस आदमी को सिलेक्ट कर पाओगे उन सब कैंडिडेट्स में से। तो मतलब इस तरह से आप एक बेस्ट को ढूंढ पाओगे, तो इसलिए जॉब इंटरव्यू को लिया जाता है। तो कह सकते हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है एक सिलेक्शन इंटरव्यू का, कि हम ये जान सकें कि इन कैंडिडेट्स में से कौन सा कैंडिडेट बेस्ट रहेगा हमारे जॉब के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो ये जो सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, यहाँ पर देखोगे तो ये नॉर्मली आपको ये एक ही ऑब्जेक्टिव दिख रहा है कि भाई हमको बेस्ट कैंडिडेट ढूंढना रहता है, इसलिए हम इंटरव्यू लेते हैं। बट अगर आप फ्रांसिस डार्की की एक बुक है द इंटरव्यूअर एंड हिज आर्ट, बेसिकली इन्होंने किताब लिखी थी, तो इनकी जो उसके अंदर बताया गया कि बेसिकली खाली एक टाइप के इंटरव्यू के वैसे मतलब सिलेक्शन इंटरव्यू जो होता है, खाली उसके एक ऑब्जेक्टिव नहीं होते, उसके काफ़ी सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब एम्स होते हैं, खाली एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव का मतलब बेसिकली पर्पस, ठीक है, किस लिए किया जा रहा है। तो खाली एक भी पर्पस नहीं रहता, बहुत सारे पर्पस रहते हैं जिसके लिए एक इंटरव्यू को लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि बताया गया है, सबसे पहला जो पर्पस ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है टू डिटरमाइन द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। मतलब क्या कि हम ये ढूंढ सकें कि जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं इंटरव्यू को देने के लिए, जैसे मान लो 10 लोग हैं, तो उन 10 में से सबसे ज़्यादा कौन ऐसा आदमी है सुटेबल है मेरे जॉब के लिए, तो उसको ढूंढने के लिए हम इंटरव्यू को लेते हैं। सबसे पहला यही ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इन एन इंटरव्यू व्हेन द इंटरव्यू एंड द इंटरव्यूवी, इंटरव्यूअर का मतलब वो आदमी जो इंटरव्यू को ले रहा रहता है, और इंटरव्यूवी का मतलब वो आदमी जो इंटरव्यू दे रहा रहता है। तो मीट फेस टू फेस, सामने सामने मिलते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ ईच कैंडिडेट एंड टू इवेल्युएट एज टू हु विल बी एबल टू डू द जॉब बेस्ट। मतलब क्या कि अगर मान लो सामने सामने, क्योंकि देखो ये सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर होता क्या है, क्योंकि इसके अंदर देखो हम फेस टू फेस मिलते हैं, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी जो होता है, यानी जो भी इंटरव्यू ले रहा है और जो भी सामने कैंडिडेट है वो फेस टू फेस बात सामने सामने बैठे हुए रहते हैं। तो वो जो जो एक्सप्रेशन दे रहा रहता है, यानी वो मान लो कि घबरा रहा है, नर्वस हो रहा है, या फिर कपकपा के बोल रहा है, जो भी उसके एक्सप्रेशन रहेंगे चेहरे के ऊपर, या फिर उसको बार बार गुस्सा आ रहा है, चेहरे के ऊपर बार बार गुस्सा आ रहा है, तो वो सारी चीज़ आप देख पाओगे, जिसकी वजह से आपको समझ आएगा उसकी पर्सनैलिटी कि आखिर ये आदमी किस प्रकार का है, ठीक है। तो उसकी पर्सनालिटी को समझने के लिए, उस आदमी को समझने के लिए, हाँ ये मेरे जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो वो अच्छे तरीके से आप जान पाओगे और एक सूटेबल आदमी को ढूंढ पाओगे अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से, ठीक है। तो रहता है, ठीक है। उसके आगे एग्जाम्पल दिए गए कि जैसे मान लो कोई कंपनी उसने एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि हमारी एक सेल्समैन की जॉब के लिए मार्केटिंग फील्ड में कि हमको एक सेल्समैन चाहिए, ठीक है। उसके लिए मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी, पोस्टर छाप दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जो भी मान लो कैंडिडेट्स आएंगे, तो आप उनमें से बेसिकली मान लो 10 लोग आए हैं उस जॉब के लिए, सेल्समैन की जॉब के लिए, तो आप उस आदमी को ढूंढोगे उन 10 में से, उस 10 में से उस कैंडिडेट को ढूंढोगे जिसके अंदर आपको जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगी कि भैया उसके अंदर मार्केटिंग की थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए, किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर्स है उनको मैनिपुलेट किया जा सके और उनको प्रोडक्ट्स बेचा जा सके, ठीक है। तो ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी तरीके से बातचीत करने आना चाहिए, बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए, चिल्लाकर ज़्यादा मतलब बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर रिक्वायरमेंट जो भी मतलब कैंडिडेट के अंदर रहती है कि हाँ ये सारी उसके अंदर पर्सनैलिटी है, ये सारे स्किल्स है उसके अंदर, तब आदमी जो रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिकली एक सिलेक्शन इंटरव्यू का लिया जाता है। तो मतलब बेसिकली
ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से सबसे जो सूटेबल मतलब वो आदमी जो हमारे काम के लिए एकदम परफेक्ट है, सही है, ठीक है, तो उसे ढूंढ सके, ठीक है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव रहता है टू गिव द कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड द कंपनी। यानी क्या कि अगर मान लो आपको कोई कैंडिडेट पसंद आ गया, ठीक है, तो आप चाहते हो कि हाँ भैया अब इसको जॉब देनी है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको बता देते अपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कितना आपको सैलरी मिलेगा, आपको पैकेज कितना रहेगा, महीना में कितनी छुट्टी मिलेगी, कितना वर्किंग आवर रहेगा, कितने बजे आप जा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी रहेगी ना, हाँ भैया, कि ताकि वो मतलब आपकी कंपनी को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो बेसिकली यही सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है इंटरव्यू का, ताकि वहाँ से तो हमको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाए कि वो कैंडिडेट कैसा है, और उस कैंडिडेट को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारी कंपनी कैसी है, हमारा जॉब किस प्रकार का है, ठीक है। तो दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन का लेन देन हो जाएगा कि हम भी अब अपना इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हमारी कंपनी कैसी है, हमारी कंपनी इतनी पुरानी है, रेपुटेटेड है, आपको ये पोस्ट दी जा रही है, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, हमारी कंपनी का हाईएस्ट पैकेज आपको मिलेगा, या फिर जो भी रहेगा वो बताया रहेगा, ठीक है। तो लिखा क्या है, द कैंडिडेट हु इज इंटरव्यू हैज़ गॉट एवरी राइट टू नो सम ऑफ द मैटर्स रिलेटेड टू द नेचर ऑफ वर्क, ड्यूरेशन, वर्किंग टाइम, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन, एम्प्लॉय सर्विस बेनिफिट, अदर फैसिलिटी एंड कंपनी पॉलिसीज। ये सारी चीज़ों को जानने का हक रहता है कि भैया कि आप कितना वर्किंग आवर रखोगे, कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज है, रूल्स है, रेगुलेशन, वो सारी चीज़ों के मतलब बताई जाती है, ठीक है। इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यूवी को बताता है, जो भी कैंडिडेट्स रहता है उसको बताता है। दिस विल एनेबल द कैंडिडेट टू डिसाइड वेदर और नॉट शुड एक्सेप्ट द जॉब एंड वर्क फॉर द कंपनी, कि मतलब इसकी वजह से जो कैंडिडेट रहेगा वो ये जान पाएगा कि मुझे इस कंपनी में काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मान लो अब जैसे बोल देगा 2000 रुपये सैलरी दूंगा महीने का, तो थोड़ी आदमी से बोलेगा ठीक है मैं काम करूँगा। तो बेसिकली इसलिए ये सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है। तो इंटरव्यू की मदद से आप ये सारी चीज़ें जान पाते हो, तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव रहता है टू मोटिवेट द कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द जॉब। यानी क्या कि अब आप चाहते हो कि ये जो कैंडिडेट, क्योंकि वो आपको कैंडिडेट पसंद आ चुका है, आपने उसको सारे पैकेज वैकेज सब कुछ बता दिया है, जो भी जॉब के से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपने बता दी है, तो अब आप चाहते हो कि वो जॉब को एक्सेप्ट कर ले। तो उसके लिए आप उससे मोटिवेट करोगे। मोटिवेट किस तरह से कि भाई आप हमारी जॉब ले लो, हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड है, बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आपको मतलब बहुत सारा रहता है ना, बहुत अच्छी हमारी पॉलिसी भी है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दब के रहना पड़ेगा, या फिर आप फ्रीली एकदम आराम से काम कर सकते हो, यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी, आपको आज़ादी रहेगी अपने खुद के डिसीजन भी लेने के लिए। तो मतलब इस तरह से मतलब थोड़ा मोटिवेट किया जाएगा ताकि जो भी हमारा कैंडिडेट है उस जॉब को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है भैया कल से काम करने आ रहा हूँ, ठीक है। So the interviewer can motivate a candidate to take up employment and instill in him a feeling of mutual understanding and confidence. If a candidate is found to be the most suitable, he can convince him to have good career prospect with the company. तो मतलब क्या कि जो इंटरव्यूअर है वो चाहे तो मतलब कैंडिडेट को मोटिवेट भी कर सकता है कि आप हमारे जॉब को ले लीजिए, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहेंगे, यहाँ पर आपका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारी कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, बंद नहीं होगी, बाकी कंपनीज की तरह हमारी कंपनी नहीं, यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा आराम के है, आपको मतलब काम बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो हमारी कंपनी को कल ही से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करेगा ताकि वो जो मतलब कैंडिडेट है जो पसंद आ चुका है उस इंटरव्यूअर को, तो वो जॉब कैंडिडेट जो है उस जॉब को एक्सेप्ट कर ले और काम करने आ जाए, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली ये जो तीसरा मोटिव रहता है वो ये रहता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सिलेक्शन इंटरव्यू का, कि अगर हमें कोई कैंडिडेट पसंद आ जाता है तो हम चाहे तो इस इंटरव्यू की मदद से ही उस कैंडिडेट को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी के अंदर आ जाइए और आप हमारी कंपनी में जॉब कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ एंड लास्ट जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है एक सिलेक्शन इंटरव्यू का, वो होता है टू प्रोमोट गुडविल टुवर्ड द कंपनी। यानी क्या कि देखो अब क्योंकि देखो यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर होता क्या, देखो अब 10 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, जिसमें से सिर्फ आपने एक आदमी को ही अपना मतलब जॉब दे दिया है, एक ही कैंडिडेट को आपने सिलेक्ट किया कि भैया यही हमारे काम के लिए सूटेबल है, और बाकी 9 को आपने काम नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अगर आप उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते, जैसे मान लो कोई आदमी आया, ठीक है, आपने उसका इंटरव्यू लिया और आपको उसका इंटरव्यू पसंद नहीं आया, तो आपने उसका मुंह पे फेंक दिया उसका फाइल, दिए अगले बार आना मत, मुंह दिखाना मत अपना, क्या बकवास इंटरव्यू दिया है तूने। तो ऐसे टाइम पर देखो तो काफ़ी ख़राब इंप्रेशन बन जाएगी उस कंपनी की कि मतलब ये जो कंपनी है बहुत बेकार कंपनी है, अच्छी कंपनी नहीं, यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ की इस तरह से बेइज्जती कर देते हैं, मतलब एक ख़राब इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो इसलिए बेसिकली इंटरव्यू सिलेक्शन इंटरव्यू में होता है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि इंटरव्यू लेने के बाद बेसिकली करते क्या उन लोग कि उसी टाइम पर आपको नहीं बताया जाएगा कि हाँ भैया आपने सही इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। वो आपका इंटरव्यू ले लेते हैं, उन लोग बोलते हैं थैंक यू, अब आप बाहर वेट कर सकते हैं, ठीक है, हम
डिसीजन लेकर बता देंगे। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो किसी भी एक एम्प्लॉय को, कोई भी मान लो कैंडिडेट आया है तो उसकी बेइज्जती नहीं की जाती है, जिसकी वजह से वो जो कैंडिडेट होता है उसको एक टाइप से ये फीलिंग नहीं आती कि भैया ये कंपनी बहुत बेकार है, ये कंपनी ने देखो कैसी कंपनी है, अगली बार इस कंपनी में आऊँगा नहीं, ठीक है, ये सारी फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, ये सोचते हैं उन लोग उल्टा कि अगली बार फिर ट्राई करूँगा, हो सकता है जॉब मिल जाए। ठीक है, ऊपर से वो जो इंटरव्यूअर होता है वही कई बार बोल देते हैं कि आप अगली बार ट्राई कीजिएगा, आपके सारी चीज़ें अच्छी थी, बस कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आप अगर सॉल्व कर देते हो तो अगली बार आप ट्राई करिए, आपको पक्का जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक अच्छा गुडविल क्रिएट हो जाता है। गुडविल में भी आपने पढ़ा होगा 12th 11th सारी चीज़ों में। गुडविल का मतलब होता है एक टाइप से एक अच्छा इंप्रेशन दिमाग में आ जाएगा लोगों के कि हाँ भैया ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो इसको बनाने में भी बेसिकली हम सिलेक्शन इंटरव्यू की मदद से इसको बना सकते हैं। इवन व्हेन अ कैंडिडेट हैज़ नॉट बीन सिलेक्टेड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट ही इज़ ट्रीटेड विथ कॉर्टेसी एंड विदाउट हर्टिंग हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कि मतलब किसी भी प्रकार से आपने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं किया है कि भैया मान लो उसका इंटरव्यू आपको पसंद नहीं आता, आपने मुंह पे फेंक दिया उसका फायदा, तो एक तरह से उसकी रिस्पेक्ट आपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ऊपर हर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ना करते हुए अगर आप करते हो तो आपकी जो एक इमेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाएगा, गुडविल अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट हिज प्रॉपरली एंड टू प्रेजेंट द गुड क्वालिटी ऑफ द कंपनी सो दैट ही कैरीज अ गुड इंप्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव रहता है कि बेसिकली हम सिलेक्शन इंटरव्यू, अपना फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है सिलेक्शन इंटरव्यू का ये रहता है ताकि हम अपनी जो कंपनी की जो गुडविल है उसे प्रमोट कर सकें, लोगों के दिमाग में एक छवि बन जाए कि हाँ भैया ये कंपनी अच्छी कंपनी है, यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयज़ की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ये सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। ओके, मे बी आपको सिलेक्शन इंटरव्यू समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो अब जो सेकेंड जो टाइप का हमारा इंटरव्यू होता है जो होता है असेसमेंट और अप्राइजल इंटरव्यू। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो देखो अप्राइजल इंटरव्यू बेसिकली वो इंटरव्यू होता है जिसके अंदर बेसिकली देखो असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेज़र करना, किसी की पर्सनैलिटी क्वालिटी को मेज़र करते हैं जब हम, तो उसी को असेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप हो, ठीक है, अब आपके मम्मी पापा हैं मान लो, और वो चाहते हैं देखना कि मेरा बच्चा जो है वो कितना पढ़ाई लिखाई कर रहा है और मतलब कैसा है, उसके स्कोर कैसे चल रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ढंग से, ठीक है, उसका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। तो मैडम क्या करती है, मैडम जाती है, मतलब मम्मी क्या करती है कि जो पेरेंट्स रहते हैं वो जाते हैं टीचर के पास में, ठीक है, और टीचर से बातचीत करते कि बताइए मेरे बच्चे का मतलब प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, पिछले साल कैसा इसका मतलब मार्क्स आया था और अभी कैसा है, ठीक आ रहा है या फिर ख़राब आ रहा है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली एक टाइप का असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन की जो प्रोग्रेस है या फिर कोई भी उसकी जो क्वालिटी है उसको एस्टिमेट करना कि वो कैसा है। ठीक है, तो इसी तरह से अप्राइजल इंटरव्यू भी लिया जाता है कंपनीज़ के अंदर। ये कंपनीज़ के अंदर अब जैसे मान लो कोई नया एम्प्लॉय है, ठीक है, अब आपने उसको काम धंधा दे दिया, सिखा दिया कि देख भाई ऐसे ऐसे काम कर देना और तेरे को दिन भर में ज़्यादा नहीं 10 प्रोडक्ट्स बना देने, मान लो 10 कपड़े के पीस सिल देने, तेरे को मैंने बता दिया तेरे को कैसे से कैसे सिलना है। ठीक है, अब आप एक हफ्ते बाद आए, आपने उसको जो जो टारगेट्स दिए थे आपने उससे पूछा भाई टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तेरे को बहुत छोटे छोटे टारगेट्स दिए थे, काम सीख गया कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऐसे टाइम पर अगर मान लो वो बोलते हैं नहीं मेरे को तो अभी तक काम ही नहीं आया, मैं अभी तक सीख ही नहीं पाया, अभी तक तो 2 ही 3 पीस बने मेरे से, तो ऐसे टाइम पर आप बोलोगे ना हाँ भाई इसका तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ, किसी काम का ही नहीं है, इसको तो और सिखाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पर आप दूसरे लोग को बोलोगे इसको सिखाओ रहे ढंग से, ये इसको कुछ आ ही नहीं रहे। तो ऐसे टाइम पर देखो ये जो अप्राइजल इंटरव्यू रहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कंपनीज़ के अंदर ये जानने के लिए कि कोई एम्प्लॉय कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए अप्राइजल इंटरव्यू लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए कि टाइम टू टाइम अप्राइजल आर नेसेसरी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम टाइम टू टाइम अप्राइजल इंटरव्यू जो है वो लिए। ठीक है, सो द पीरियोडिकल असेसमेंट और इवेल्युएशन बाय सुपीरियर ऑफिसर रिव्यूइंग द सबऑर्डिनेट्स परफॉर्मेंस फ्यूचर वर्क प्लान्स एसेट्रा इज कॉल्ड अप्राइजल। मतलब क्या कि जो भी सुपीरियर्स रहते हैं, मतलब जैसे मान लो सुपरवाइज़र है या फिर मैनेजर है, ठीक है, और वो अगर वो अपने सब ऑर्डिनेट्स यानी जो एम्प्लॉयज़ है उन लोग से पूछ रहा है कि भैया तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, मैंने तुमको बोला था ये काम करने के लिए, तुमसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुमको जो टारगेट दिया था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मान लो मैंने किसी को टारगेट दिया, टारगेट मतलब बेसिकली कि दिन भर में तुमको इतने काम कर देने या फिर महीने साल भर में इतने काम तुमको कर देने। जैसे मान लो मैंने दिन का तुमको टारगेट दे दिया कि तुमको दिन भर में 10 कपड़े के पीस सिल देने, ठीक है, 10 कपड़ा सिल देना है, शर्ट मान लो सिलने का मैंने बोल दिया
10 शर्ट सिल देने 10 दिन भर में, ठीक है। अब मैंने आपको टारगेट दिया, आपने 5 ही सिल पाए, तो मैं बोलूँगा ना इसकी प्रोग्रेस बहुत कम चल रही है, ये तो उल्टा मतलब इसको कुछ आ ही नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। तो आप उसको अगले दिन बोलोगे अच्छे से काम कर, तेरे को हो सकता है आप उसको थोड़ा बहुत सिखाओगे, देख भाई ऐसे ऐसे सिलते, तब जल्दी जल्दी सिलेगा तू, ठीक है। तो बेसिकली हम अप्राइजल इंटरव्यू इसलिए लेते हैं ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें। अगर परफॉर्मेंस कम है और अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो उसको और बढ़ाने के लिए हम अप्राइजल इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइम टाइम पे लिया जाता है, साल। तो देखो यहाँ पर एक बेसिकली डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं बोल सकते, बेसिकली ये जो है यहाँ पर ये बताया कि बेसिकली ये जो अप्राइजल इंटरव्यू है आखिर ये लिया क्यों जाता है, इसके गोल्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो। तो यहाँ पर बताया गया, तो अकॉर्डिंग टू अनास्तासी, ये एक अमेरिकन फिलोसोफर है, फिलोसोफर नहीं सॉरी साइकोलॉजिस्ट है। तो ये जो है अनास्तासी, इनका पूरा नाम एनी अनास्तासी है। तो ये जो है इन्होंने अपने बेसिकली बताया है कि अप्राइजल इंटरव्यूज जो होते हैं उसके 2 गोल्स होते हैं, बेसिकली इसके 2 गोल्स होते हैं जिसके लिए अप्राइजल इंटरव्यू किया जाता है, ठीक है। नंबर 1 गोल इज क्या कि इम्प्रूव जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है। सेकंड, बेटर रिलेशन एंड इम्प्रूवमेंट कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। यानी क्या मतलब आधा आधा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि देखो अप्राइजल इंटरव्यूज के 2 गोल्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि भैया हम उसकी जॉब की परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, कि अगर बहुत कम परफॉर्मेंस दे रहा, हमने उसको 10 बनाने को बोला दिन भर में, वो 5 ही बना पा रहा है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए कि आप भैया कम बना पा रहे हैं तो उसको बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं बनाते, ऐसे ऐसे बनाएगा तब बनेगा तेरे से अच्छे से, जल्दी जल्दी बनेगा। तो उसकी जॉब को परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम उसके टाइम टाइम पे अप्राइजल इंटरव्यू लेते हैं कि भैया बता आप तेरी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आप कैसी चल रही है, आप कैसी चल रही है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जा सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और दूसरा जो गोल होता है वो होता है बेटर रिलेशन एंड इम्प्रूवेड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। मतलब क्या कि जो मैनेजर और जो सबऑर्डिनेट्स है, यानी मैनेजर और जो एम्प्लॉयज़ है या फिर सुपरवाइजर जो है, जो भी उसके नीचे पोस्ट के जो भी लोग हैं, उनके बीच में रिलेशन अच्छे करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप्राइजल इंटरव्यू। मतलब क्या कि जैसे अगर मान लो मैनेजर है और अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एम्प्लॉय अगर मान लो टाइम टाइम पर अप्राइजल इंटरव्यू नहीं लेता है, ठीक है, उससे पूछता नहीं है भाई तू कैसा काम कर रहा है, और एक दिन पता चलता है कि ये जो एम्प्लॉय है उसने पूरे महीने भर काम किया और सिर्फ 10 ही पीस बनाए पूरे महीने के अंदर, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो काफ़ी ख़राब रिलेशन बन जाएंगे कि पूरे महीना काम किया सिर्फ 10 ही कपड़ा ही सिला है, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो आप टाइम टाइम पर अप्राइजल लेते हैं, अगर हर 2-3 या फिर 4-5 दिन में, एक हफ्ते में अगर उससे पूछते रहते भैया बता आप कितना बनाए, आप कितना बनाए, तो उसकी जॉब की आप परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करते रहते कि अरे ऐसे थोड़ी काम ऐसे ऐसे करेगा तब जल्दी जल्दी बनेगा। तो ऐसे टाइम पर उसकी जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती और हो सकता है वो महीने भर में, हो सकता है ज़्यादा नहीं तो 30 या फिर 20 भी बना लेता पीस, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो रिलेशनशिप थी, मतलब एक जॉब, एक एम्प्लॉय और एक मैनेजर की, वो काफ़ी अच्छी बन जाएगी। हाँ, अब जो मैनेजर रहेगा वो उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा उस एम्प्लॉय से, कि बोलेगा हाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, वो थोड़ा बहुत अभी नया नया है इसलिए उसको आ नहीं रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर पहले सिनेरियो में देखोगे तो अगर वो अप्राइजल नहीं लिया है तो ऐसे टाइम पर उसको अचानक से दिखेगा कि पूरा महीना हो गया और अभी तक सिर्फ 10 ही कपड़े सिला हुआ है, तो ऐसे टाइम पर होगा वे कंपनी से निकल जाता, किसी काम का नहीं, तेरे को आता ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बेसिकली यही 2 गोल्स होते हैं अप्राइजल इंटरव्यू के। सबसे पहला कि हम जॉब परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दें और दूसरा होता है रिलेशंस को बेटर कर दे मैनेजर और एक सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद देखो अब बेसिकली ये गोल्स आएंगे कैसे, मिलेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर आगे बताया कि इफ़ द अप्राइजल आर बेस्ड ऑन साउंड ऑब्जेक्टिव performance based criteria and if interview which follow the appraisal are well planned and well conducted, both these goals should be met। मतलब क्या कि देखो अप्राइजल होता है, अप्राइजल इंटरव्यू होता है अगर बेसिकली वो हम साउंड ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया पे कर रहे हैं। मतलब क्या कि हम ये देख रहे हैं भैया वो क्या क्या बोल रहा है, जैसे हमने पूछ लिया उससे कि भैया बता ये, मतलब उसकी पर्सनैलिटी, वो उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, या फिर ये भी देख रहे हम उससे पूछ रहे भाई बता तेरा परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। उसने बोला सर पिछली बार से आप थोड़ा तेज कर ले रहा हो, अच्छे से काम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम साउंड, मतलब जो बोल रहा है वो हम मान रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक चीज़ हो गई, हम उससे पूछताछ करें, बात ये बता भाई तेरे से अब कितना काम हो रहा है, तेरा परफॉर्मेंस देख, साउंड से पूछ रहे हैं, मतलब उससे पूछ रहे हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइप से वो बोल रहा है तो साउंड आ रही है ना, तो ये एक पहला चीज़ अप्राइजल के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है मान लो हम टेस्ट लेने के लिए उसको बोलते हैं अच्छा ठीक है तेरे से मतलब हो जा रहा है ना काम, तो वो बोल रहा है हाँ सर हो जा रहा है अब अच्छे से, तो आप बोलो ठीक है तब दिखा ये मशीन चलाकर मेरे को, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्टिव आप टेस्ट टाइप में ले सकते हो ताकि ये देखने के लिए सही में उसके अंदर वो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लिए जा सकते हैं। और परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया मतलब क्या कि आप देख रहे हो कि भैया ये पिछले महीने या फिर पिछले हफ्ते इसने इतना कपड़ा बनाया था और इस हफ्ते इसने इतना कपड़ा सिल दिया, यानी क्या कि अब इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है। तो बेसिकली अगर आप इन 3 क्राइटेरिया के हिसाब से अप्राइजल बनाते हो कि मतलब उसको पूछताछ कर रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हो और उसका परफॉर्मेंस देख रहे हो और तब अप्राइजल देखते हो आप, तो एक तरीके से देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि हाँ भाई
अगर आप इस प्रकार से इंटरव्यू लेते हो अप्राइजल वाला, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो होगा क्या, देखो कि पहली बात आप टाइम पे क्योंकि अप्राइजल ले रहे हो तो उसका जॉब का जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। तो पहली जो गोल है वो हमें मिल जाएगी, और दूसरा जो गोल था रिलेशन अच्छा करने का वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम पे उससे अप्राइजल लेते जा रहे हो, उससे सारी पूछताछ कर रहे हो, उसकी चेकिंग कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी ले रहे हो, उसका परफॉर्मेंस भी देख रहे हो, और जब आपको उसका परफॉर्मेंस पसंद आ रहा है तो आपके रिलेशन भी अच्छे बन जाएंगे। और क्योंकि आप टाइम पे अप्राइजल ले रहे हो तो उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज हो ही जाएंगे, ठीक ठाक हो ही जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर हमारे ये जो दोनों गोल्स होते हैं वो मिल जाते हैं अगर हम इस तरह से अप्राइजल टेस्ट को, इंटरव्यू को लेते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे क्या बताया गया है कि देखो अगर आप चाहते हो कि आप एक अप्राइजल टेस्ट ले लो या फिर एक अप्राइजल इंटरव्यू ले लो, तो उसके लिए आप उसको कंडक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स होते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है सेट द सीन। मतलब क्या कि द सीनियर ऑफिसर शुड सेंड अ फॉर्मल नोट to an employee in advance of confirming the interview, and both of them should check with each other to purpose of the meeting the amount of time set aside for it and the topic of discussion। मतलब क्या कि बेसिकली सबसे पहले सेट द सीन, यानी क्या कि अब सीन आपको तैयार करना है कि भाई कब आपको इंटरव्यू करना है। तो सीनियर जो रहेगा, सीनियर ऑफिसर मान लो मैनेजर है, तो वो जो रहेगा वो अपना जो भी एम्प्लॉय है जिसको साथ भी वो अप्राइजल लेने वाला है, जिससे भी पूछताछ करने वाला है, तो उसको नोटिस भेज देगा, भाई इधर आ, तेरे को जैसा रहता है ना कि आपने देखा होगा टीवी में, या फिर अगर आप काम किए तो आपने देखा होगा कि जो मैनेजर रहता है मान लो अपनी कैबिन के अंदर बैठा हुआ है, रूम में बैठा हुआ है, और कोई भी दूसरा आदमी रहेगा वो आकर आपको बोल देगा ये देर को देख मैनेजर बुला रहा है, कुछ पूछना था उनको, ठीक है, तेरे से कि काम कैसा कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर देखो तो इसको हम अप्राइजल इंटरव्यू बोलते हैं ना। तो बेसिकली यही सीट, पहली बात आप सीन क्रिएट कर रहे हो कि आप तैयारी कर रहे हो, आपने नोटिस भेज दिया और एम्प्लॉय जो है उसको पता चल गया अच्छा मेरे से मतलब पूछताछ होने वाली है, काम कैसे चल रहा है, तो उस हिसाब से आप डिस्कशन का टॉपिक भी उसको क्लियर है और वो आपके पास आएगा, ठीक है, मैं इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो आपके कैबिन में पहुंच जाएगा, रूम में। ओके, उसके बाद सेकंड जो इसका स्टेप होता है वो ये रहता है रिव्यू पास्ट परफॉर्मेंस। यानी क्या, अब आप देखोगे, उससे पूछोगे कैंडिडेट से, और कैंडिडेट आपको बताएगा कि देखो सर मैंने पिछले महीने इतना अपना प्रोडक्ट बता दिया था, पिछले महीना परफॉर्मेंस इतना था और इस महीने का मेरा परफॉर्मेंस इतना है। ठीक है, तो आपके जितने भी पहले के परफॉर्मेंस है जितनी भी है वो सारी चीज़ें आपको बताएगा, पास्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट अपना पूरा बताएगा अच्छी तरीके से, ताकि जो भी है बेसिकली इंटरव्यूवर है, मतलब जो भी कैंडिडेट, जो भी मतलब मैनेजर है वो समझ पाए कि हाँ भाई इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस पूछ लेगा। उसके बाद अब जैसे ये परफॉर्मेंस जान लेगा, मान लो पिछले महीने उसने 100 प्रोडक्ट बनाए थे और इस महीने उसने 200 प्रोडक्ट मान लो बना दिए, डबल हो गया। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर होगा क्या कि अब ये जो मैनेजर रहेगा उसको एक नया टारगेट दे देगा, एक काम कर इस महीने तू अब ना 300 प्रोडक्ट बना, नया टारगेट तेरे को। ठीक है, तेरे प्रोग्रेस के हिसाब से देख के ही बता रहा हूँ कि 300 तू बना लेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब तीसरा बेसिकली का स्टेप यही रहता है कि एग्री न्यू टारगेट। यानी क्या कि अब जो मैनेजर रहेगा वो टारगेट बता देगा और जो भी बेसिकली हमारा कैंडिडेट रहेगा उसको टारगेट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो हैविंग लुकेड बैकवर्ड इट इज़ नाउ टाइम टू एग्री ऑन न्यू परफॉर्मेंस टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। यानी जो भी नया साल या फिर नए महीना नेक्स्ट जो भी है हमारा नेक्स्ट टारगेट जिस भी टाइम पीरियड के लिए है तो वो सेट कर दिया जाएगा और सामने जो हमारा कैंडिडेट रहेगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है सर ये टारगेट मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप होता है। उसके बाद होता है फोर्थ होता है डिस्कस प्रॉब्लम। यानी क्या कि अगर मान लो जैसे हो सकता है मान लो बोले नहीं सर मेरे से टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी जो भी उसकी इशू हो जिसकी वजह से वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो आप उसके बारे में बातचीत करके अच्छा क्यों नहीं हो सकता कंप्लीट, जब पिछले महीने तूने डबल कर दिया तो इस टाइम पे भी 100 और बढ़ा दे। तो बोलेगा सर उस टाइम पे तो मैंने बहुत ज़्यादा रात दिन कर लिया था इसलिए हुआ था, इस महीने तो मेरे साथ वो रमेश भी नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। तो मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम रही हो वो आप बताओगे ताकि अगर हो सके, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और बेसिकली इस टाइम पर ये जो मैनेजर रहेगा वो आपसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से बात करेगा कि वो चाहेगा कि हाँ भैया इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे ताकि हमारा जो नया टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चौथा स्टेप यही होता है डिस्कस प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है फाइंडिंग ट्रेनिंग नीड। यानी क्या कि अब हो सकता है मान लो मैंने उसको 300 बनाने का टारगेट दे दिया है और वो बोले सर 300 नहीं बन पाएगा, इतना तो हाथ तेज नहीं चलता, उसके लिए तो मशीन लानी पड़ेगी और मशीन चलाने मुझे आती नहीं है। तो वो बोलेगा ठीक है तब क्या करेंगे, एक काम कर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कर ले मशीन चलाने की और उसके बाद तेरे को मशीन चलाने आ जाएगा, फिर तू फटाफट बनाते रहना। ठीक है, उसमें 300 प्रोडक्ट तेरा नया टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे टाइम पर देखोगे तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये आपको फिफ्थ स्टेप में यही देखना है कि हमारा जो नया टारगेट रहेगा क्या उसके लिए हमको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या फिर उसने अगर मान लो पुराना ही टारगेट है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या फिर उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार चल रही है और आप चाहते हो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, तो आप बोलेंगे एक काम कर तेरे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जाओ वो राजू भाई के पास जाओ, वो तेरे को बता देगा किस तरह से मशीन को चलाया जाता है ताकि तू अच्छी तरीके से चला पाए। ठीक है, तो यही लास्ट स्टेप यही होता है कि हम अब ये देखें कि उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत
ज़रूरत है कि नहीं। तो द इंटरव्यूअर्स विल फाइंड आउट थ्रो डिस्कशन वेदर ऑन ऑफ जॉब ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, की मतलब ज़रूरत है ही ट्रेनिंग की कि नहीं है, ठीक है। तो ये 5th स्टेप होता है। ओके, तो ये बेसिकली कुल हमारे स्टेप्स होते हैं अगर हम चाहते हैं एक अप्राइजल इंटरव्यू को करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली हमारे स्टेप्स हो जाते हैं अप्राइजल इंटरव्यू के। अब लास्ट और एक छठवां जो स्टेप होता है वो होता है एग्री एक्शन एंड फॉलो अप प्लान। मतलब क्या, बेसिकली देखो कि एग्री एक्शन एंड फॉलो प्लान मतलब क्या, कि अब सारी चीज़ें हो चुकी है, सारी एग्री हो चुकी है, हाँ उसने बोल दिया ठीक है सर, तब क्या टेंशन है, आप जब इतना सब मशीन ट्रेनिंग दे ही दे रहे हो, ठीक है, तब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उसने बोल दिया। अब आपने टारगेट दे दिया, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद देखोगे अब आप, क्योंकि आप मैनेजर हो, तो आप ये देखो क्या वो सच में वो टारगेट कंप्लीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। हो गया मान लो 1-2 महीना हो गया, अभी तक उसने मान लो 10 ही पीस बनाए, ठीक है, और आपने बोला था कि भैया अगले इस महीने के, मान लो जैसा अभी 1-2 हफ्ते हो गए, ठीक है, और अभी तक उसने 10 ही पीस बनाए कपड़े का, और आपने टारगेट दिया था 300 बनाने के। तो आप देखोगे उससे फिर बीच बीच में और अप्राइजल लोगे, टेस्ट लोगे, भैया क्यों नहीं काम हो रहा है तेरा, इतना धीरे धीरे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही फॉलो अप करोगे। फॉलो अप का मतलब होता है कि जो भी आपने प्लान बनाया, अब आपको ये देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पीछे आप करना है आपको, ठीक है। तो वही आपने जो नया टारगेट दिया है वो आपको देखना है कि वो टारगेट वो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है सामने वाला। तो ये बेसिकली हमारा 6th और लास्ट जो बेसिकली हमारा अप्राइजल का स्टेप होता है वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडक्ट कर सकते हैं अपने अप्राइजल इंटरव्यू को। ओके, उसके बाद देखो, अब यहाँ पर मैं भी आपको ये समझ आ गया हो। उसके बाद थर्ड जो हमारा टाइप होता है इंटरव्यू का, वो होता है द ग्रेवियंस इंटरव्यू, ठीक है। अब ग्रेवियंस इंटरव्यू क्या होता है, देखो ग्रेवियंस इंटरव्यू बेसिकली वो इंटरव्यू होता है, कभी कभार क्या होता है कि कंपनी के अंदर देखो अफवाह फैल जाती है किसी चीज़ की, जैसे मान लो जैसे अफवाह फैल गई कि देखो मैनेजर जो है उसने किसी लड़की के साथ मतलब रहता है ना, बदसलूकी कर दी, ठीक है, किसी लड़की को छेड़ रहा था। अब ऐसे टाइम पर हो सकता है कि हो सकता है अफवाह ही हो, किसी ने ऐसे ही झूठ मूठ का अफवाह फैला दिया और सब लोग सच मानने लगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर मान लो मैनेजर आकर किसी को कुछ बोल रहे ये वाला काम करते और उसकी बात नहीं सुना है, मैं ऐसे आदमी लोग की बात नहीं सुनता जो इतना घटिया आदमी होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखो तो उस मैनेजर की हो सकता है बेइज्जती लोग करने लग जाए, उसको परेशान करने लग जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे जो अफवाहें होती है, जो हो सकती है झूठी भी हो सच्ची भी हो, तो उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खत्म किया जाए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को घाटा होगा, ठीक है। हो सकता है कल को मान लो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हो प्रोटेस्ट पर चले जाए, भैया इस मैनेजर को निकालो, घटिया मैनेजर लड़की लोग को छेड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी को घाटा हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बेसिकली जो मतलब जो भी अफवाहें होती है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अब इनको खत्म कैसे किया जाएगा, तो अगर जैसे मान लो कोई आदमी था जो बोल रहा था यार तेरे को मालूम है वो जो मैनेजर है वो लड़की छेड़ रहा था, ठीक है। अब होगा क्या, वो मैनेजर उसको बुलाएगा, ठीक है भाई बता मैं कौन सी लड़की छेड़ रहा था, मेरे को ही नहीं मालूम है, तेरे को कौन मालूम पड़ गया। या फिर मान लो बॉस है, ठीक है, बॉस पूछ रहे बताओ अरे क्या हुआ है, कौन छेड़ रहा था, कैसे हो रहा था, क्या क्या हाल है, ठीक है। तो वहाँ पर देखोगे तो जो भी बातचीत रहेगी वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी कि अच्छा बता कौन देखा था कि ये छेड़ रहा था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन किसको छेड़ रहा था, उसको बुलाओ लेकर इधर आओ, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी ताकि ये पता चल सके कि अफवाह सच है या झूठ है, ताकि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, ठीक है। तो जब ये सारी पूछताछ होगी तो ये भी टाइप का इंटरव्यू भी है देखोगे तो इसलिए इसे हम ग्रेवियंस इंटरव्यू बोलते हैं। अफवाहों के लिए इंटरव्यू किया जा रहा है कि ये जल्द से जल्द इसे खत्म करने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम ग्रेवियंस इंटरव्यू बोलते हैं। सो यहाँ पर देखो पॉइंट्स लिखे, उसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। एन एन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव सेट गोल्स, एंड व्हेन पीपल वर्क टुगेदर दे आर बाउंड टू हैव ग्रेवियंस और कंप्लेंट्स अगेंस्ट ईच अदर। यानी क्या कि देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मिलजुल कर एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर जो भी गोल है उसको पाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कंपनी का गोल होता है कि भैया हमको इतना अपना टर्नओवर कमाना है, तो जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं उस काम को खत्म करने के लिए जो भी बॉस ने बोला है कि भैया तुमको ये काम खत्म करना है फटाक से करो, तो लोग वो काम को खत्म करते रहते हैं, ठीक है। बट क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं तो कई बार होता है कि किसी को किसी से कंप्लेन हो जाती है भैया या मैनेजर अच्छा नहीं है, या फिर कोई अफवाह फैल जाती है, तो उस अफवाह को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि एक ग्रेवियंस इंटरव्यू लिया जाए। तो अ वर्कर में हैव अ ग्रेवियंस अगेंस्ट हिज फेलो वर्कर्स और सुपीरियर्स may have grievance against subordinates for not carrying out instruction properly etc. यानी क्या कि देखो जो वर्कर्स होते हैं हो सकता है उनमें कोई अफवाह फैल जाए, मतलब जो भी उनके एम्प्लॉयज़ है उसके साथ के जो रहते हैं ना कलीग्स जिसे हम बोलते हैं, मतलब जो भी उसके जैसे मान लो कोई वर्कर है तो और भी बाकी वर्कर्स है, तो हो सकता है उसी में कोई अफवाह फैल गई कि भाई ये वाला जो वर्कर है इसने ये किया था, ये वाला कांड कर दिया था, ठीक है। तो मतलब ये सारी अफवाह भी फैल सकती है जिसकी वजह से हो सकता है उनके बीच में मारपीट भी हो जाए, भाई तू
मेरे जैसे मान लो हो सकता है अफवाह फैल जाए, या फिर कोई लड़का जैसे मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, 2 दोस्त हैं। अब एक दोस्त मान लो इधर उधर खाना खाने के लिए गया, और दूसरा कोई बाजू वाला था, वो आके बोल रहे तेरे को मालूम है वो तेरे को गाली दे रहा था उधर बैठ कर। अब वो पूछने चलेगा भाई तेरे को गाली क्यों दिया, उसको मान लो किसी और ने बोल दिया भाई तेरे को गाली दे रहा था। वो अपने अपने में एक दूसरे में मारपीट कर रहे, उन लोग बोल रहे तू मेरे को काहे को गाली दिया। तो ऐसे टाइम पर देखो तो ऐसी अफवाहें फैलती रहती है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो इन अफवाहों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नेंस इंटरव्यू। तो ये कई बार होता है कि वर्कर्स जो रहते हैं वो अपने ही वर्कर्स में अफवाह फैल जाती है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको लगे कोई सुपरवाइज़र या फिर जो भी हमारे ऊपर पोस्ट पे बैठे हुए मैनेजर हो गया, तो उनके खिलाफ उनको कोई अफवाह मिल जाती है कि भैया ये मैनेजर बहुत अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है। वैसे ही जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो अपने सुपीरियर्स लोग होते हैं, उनमें भी कई बार अफवाह फैल जाती है कि जो सब ऑर्डिनेटर्स है, जो एम्प्लॉयज़ लोग हैं, उन लोग कुछ घोटाला कर रहे हैं। उन लोग हो सकता है अफवाह फैल जाए भैया ये जो एम्प्लॉय है चोरी चकारी करता है, रोज जो है इतना सामान जो है, इतना प्रोडक्ट जो है घर पे लेकर चला जाता है चोरी करके। तो ऐसे टाइम पर ऐसी अफवाह फैल सकती है। तो बेसिकली ये जो अफवाहें होती है बहुत ज़्यादा एक डेंजरस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी को घाटा हो सकता है, ठीक है। सो द प्राइमरी एम ऑफ द ग्रीवेंस इंटरव्यू इज टू सीक क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एम्प्लॉय। इट ऑल्सो प्रोवाइड वर्कर्स विथ एन अपॉर्चुनिटी टू गिव वेंट टू देयर पेंट अप फीलिंग बाय टॉकिंग अबाउट देम इन दिस इंटरव्यू। मतलब क्या कि देखो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रीवेंस इंटरव्यू को लिया जा सके, ताकि जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए। जो भी बेसिकली मतलब प्रॉब्लम फेस की जा रही है एम्प्लॉयज़ या फिर जो भी सुपरवाइजर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसको जल्दी से ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये एक टाइप का इंटरव्यू लिया जाता है, ग्रीवेंस इंटरव्यू, जिसके अंदर हम करते क्या है, तो जो भी वर्कर्स होते नॉर्मली होता है क्या, वर्कर्स को ही अफवाह फैल जाती है, वर्कर्स को ही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। ग्रीवेंस इंटरव्यू के अंदर ये नहीं कि कोई अफवाह फैली रहती है, कई बार होता है कोई कंप्लेन होता है कि ये मैनेजर हमको बहुत परेशान करता है, कि हमसे इतने इतने घंटे काम करवाता है, हमको ये बोलता रहता है, गाली दे दे के काम करवाता रहता है, ठीक है। ऐसे मतलब रहता है ना, कई बार कंप्लेंट्स रहती है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे टाइम पर ये जो ग्रीवेंस इंटरव्यू रहता है ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो वर्कर्स को मतलब एक टाइप से मौका दे देता है कि वो अपनी जितनी भी फीलिंग्स रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो उस इंटरव्यू की मदद से बता सके। दस बाय अराइविंग their complaints and grievances, workers get think of their heart and clear the air of suspicion and distrust. Grievance interview thus become a safe valve for letting off steam from the minds of worker। मतलब जो भी बेसिकली अफवाह फैल रही है, जो भी उनके दिमाग में मान लो किसी आदमी से रिलेटेड कोई भी मतलब रहता है ना, शक हो जाता है कि आदमी देखिए ये इसके ऊपर मेरे को शक हो रहा है, ठीक है। मतलब रहता है ना कोई चीज़ कि मान लो सुपर मैनेजर है, उसको आपको ये बोल दिया कि अरे ये जो एम्प्लॉय है ये रोज़ जो है कंपनी से इतना सामान जो है घर पे चुरा के लेके जाता है। अब उसको शक हो जाएगा सही में लेके जाता है क्या, देख रोज़ साइकिल लेके जाता है और बैग खाली रहता है और जाते टाइम पे उसका भरा बैग दिखता है, थोड़ा रुक देखो इसका, तो रोज़ आप चेकिंग करोगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपके बीच में रिलेशन खराब हो जाए। एम्प्लॉय बोलेगा आपको मैं चोर दिखता हूँ क्या, वो बोलेगा मेरे को शक है तेरे ऊपर, देखूंगा तेरा, ठीक है। ऐसे टाइम पर हो सकता है आप 2-3 उल्टी बातें भी बोल दो, जिसकी वजह से आपके बीच में हो सकता है वो आपको कुछ उल्टा बोल दे, आपने उसके ऊपर हाथ उतार दिया, लो मारपीट चालू हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है बाकी के एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले जाओ, आप काम ही नहीं करेंगे आपके कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको जल्दी से जल्दी ग्रीवेंस इंटरव्यू की मदद से खत्म किया जाए। तो इसलिए ये कह सकते हैं सेफेस्ट मेथड होता है ग्रीवेंस इंटरव्यू इन अफवाह या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने का, ओके। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि द इंटरव्यूअर इन द ग्रीवेंस इंटरव्यू शुड लिस्ट वेरी अटेंटिवली एंड टू इफ पॉसिबल कन्विनेंस द इंटरव्यू दैट स्टेप्स विल बी टेकन टू रिड्रेस हिज ग्रीवेंस। यानी क्या कि बेसिकली ये जो इंटरव्यू लिया जाता है इसके अंदर जो इंटरव्यूअर रहता है, यानी जो भी आदमी जो जिससे बताया जा रहा है प्रॉब्लम, तो वो ग्रीवेंस इंटरव्यू के अंदर करता है क्या है, तो बहुत सारा ध्यान से सारी चीज़ों को सुनता रहता है और बेसिकली कोशिश ये करता है कि जो भी मतलब प्रॉब्लम है, सामने जो भी प्रॉब्लम लेके आए कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, इससे हमको कंप्लेन है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब जितना हो सके उतना कोशिश करता है। दिस विल हेल्प एनहेंस द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय बिकॉज ही विल रियलाइज दैट हिज एम्प्लॉयर इज प्रिपेयर्ड टू हियर हिम एंड ट्राई टू रिड्रेस हिज कंप्लेन। मतलब क्या कि जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि नॉर्मली एम्प्लॉयज़ लोग को ही ज़्यादातर कंप्लेंट्स होती है कि भैया मैनेजर हमको परेशान करता है, तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि भैया हमारे को प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो मैनेजर है या फिर जो भी हमारा सुपीरियर है वो हमारी मदद करता है और हमारी प्रॉब्लम को सुनता है और जो भी प्रॉब्लम रहती है उसे सॉल्व करता है, ठीक है। तो हमारा भी मतलब कोई है मसीहा जो हमको बचाएगा, ठीक है। सो वेदर ग्रीवेंस आर रियल और इमेजिनरी, जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू ग्रीवेंस शुड बी रेशनल। मतलब क्या कि जो भी बेसिकली अगर
कोई अफवाह हो सकता है वो झूठी भी हो, सच्ची भी हो, सच भी हो, नकली भी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे उन अफवाह के ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाए और जो भी उसके प्रॉपर रीजंस, लॉजिकल जो भी चीज़ें पता चलती है कि हाँ भाई सच है झूठ है, वो जल्द से जल्द पता किया और क्लियर किया जाए, वरना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अफवाह फैलते फैलते वो ऑर्गेनाइजेशन को घाटा दे सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ें बताइए। द फॉलोइंग आर द सजेस्टेड वे ऑफ डीलिंग विद ग्रेविनेंस, यानी क्या कि अगर आप चाहते हो कि आप ग्रेविनेंस से किस तरह से डील कर सकते हो, अगर मान लो आप एक इंटरव्यूअर हो जो कि इस प्रकार का एक इंटरव्यू ले रहे हो, ग्रेविनेंस इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें करोगे, किस तरह से उसे डील करोगे, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई, कुछ सजेशंस दिए गए हैं, ठीक है। देखो नंबर 1 सजेशन क्या गया है कि लिसन केयरफुली एंड शो डैट यू आर प्रिपेयर्ड टू लिसन एंड पुट द पर्सन एट एज, यानी क्या कि आप केयरफुली सुनो, जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको एकदम ध्यान से सुनो और इस तरह से बेसिकली मतलब अपने आप का माहौल रखो, प्रिपेयर अपने आप को रखो कि लगे भैया कि आप पूरी बात उसको सुनने के लिए तैयार हो और उसको मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। रहता है ना कि हाँ आप मान लो उसने कुछ बोला, आपने उसको चिल्ला के बोला अच्छा ऐसा हुआ था क्या, तो मतलब उसको एक टाइप में डर लगेगा कि इसको बोलूंगा, ज़्यादा बता दूंगा तो पता चलेगा मेरे को ही मार के भगा देगा, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नहीं रहता। अगर मान लो जैसे कोई मान लो आपने किसी को क्राइम करते हुए देख लिया, ठीक है, और आप जाते हो पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए। अब पुलिस अगर मान लो आपको डरा डरा कर आपको पूछ रही है अच्छा तूने देखा था, कौन था वो, अपना तिवारी जी का लड़का था, तूने देखा था, कब देखा था, अब ऐसे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर आप बोलेगा तो आपको डर लगेगा कि अगर मैं बताऊंगा तो मालूम पड़ा मैं ही फंस गया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है आप पूरी बात ना बताओ या फिर हो सकता है आप बोलो कि नहीं सर कुछ नहीं देखा था मैंने, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सामने बोल रहा है, प्रॉब्लम अपनी बता रहा है, तो उसको आप शांति से प्यार से बताओ, मतलब उसकी बातों को सुनो ताकि उसे लगे हाँ भाई मैं इसको आराम से बता सकता हूँ, मेरे को डरने की बात जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला ये काम करना है। उसके बाद दूसरा, पीपल ऑफ्टन काउंसिल देयर रियल ग्रेविनेंस, सो बी पेशेंट, आस्क सर्चिंग क्वेश्चन हु, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड विच अंटिल यू हैव आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ द ग्रेविनेंस। यानी क्या कि देखो बेसिकली जो लोग होते हैं वो अपना जो भी रियल ग्रेविनेंस है, यानी जो भी उनकी अफवाह है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी कंप्लेंट्स है वो बताएंगे, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना, अच्छी तरीके से सुना, ये नहीं कि आधी अधूरी बात सुन के अभी चिल्लाने लग जाओ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, तू झूठ बोल रहा है। मतलब रहता है ना कि अगर जैसे मान लो आपका कोई भाई है और लोग बोले सर आपके भाई ने देखो इस लड़की को छेड़ा था, तो अब आप पूरी बात सुन नहीं रहे हो, पहले ही चिल्लाने लग रहे हो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई तो शरीफ आदमी, आप चिल्लाने लग रहे हो, उसको बोल रहे हो भाग इधर से, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरी बात उसकी सुनिए जो भी वो बोल रहा है, ओके। और आपको ये पूछना है आइडेंटिफाई करने के लिए भाई सच है कि झूठ है, तो आपको ये पूछना अच्छा कब हुआ था, किसने देखा था, कैसे हुआ था, किसके साथ हुआ था, उसको बुलाओ, सारी चीज़ आप पूछताछ करोगे ताकि आप आइडेंटिफाई करो कि ग्रेविनेंस का बेसिकली कॉज क्या है, कैसे ये अफवाह फैली, कैसे ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि डू नॉट इवेड इश्यूज इवन इफ दे हर्ट बट रिसेट व्हाट यू हैव आइडेंटिफाइड। यानी क्या कि कभी कभार हो सकता है कि आप मतलब सवाल जवाब करते हैं, जैसा अगर मान लो आपका ही भाई ने गलती सही में कर दी, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे भाई ने सच में गलती कर दी है, सच में उसने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये नहीं कि अब उस इशू को आप हटाने के लिए उसे इग्नोर करने लग जाओ कि अब आपका भाई फंस चुका है तो आप सोचोगे नहीं 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 मेरा भाई फंस जाएगा, एक काम करता हूँ ये सारे मामले को सल्टा देता हूँ, दबाने की कोशिश मत करना, ठीक है। बेसिकली आपको ये करना है कि आप उस ग्रीवेनेंस को दबाने की कोशिश मत करो, उस इशू को अगर आपको हर्ट भी कर रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम भी लग रहा है कि नहीं भाई ये मतलब बहुत टेंशन का काम हो गया, तो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसको मतलब बेसिकली इशू को इग्नोर मत करना, ठीक है। ये तीसरा बेसिकली होता है। उसके बाद चौथा होता है सीक टू एस्टैब्लिश एग्रीमेंट ऑन व्हाट शुड बी डन बोथ बाय यू एंड एग्रीमेंट बट नेवर गिव प्रॉमिस दैट यू कैन नॉट कीप। मतलब क्या कि देखो आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, मतलब क्या कि देखो अब सामने जो आदमी आया था आपको बताने की अपनी प्रॉब्लम की सर देखो मैं आपको सारे प्रॉब्लम बता रहा हूँ, और आपने उसको जो भी प्रॉब्लम सुनी तो आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट कैसे कि भैया वो बोला कि सर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, आप प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। आपने बोला ठीक है मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये मत कभी बोलना कि मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखूंगा हो गया तो ठीक, वरना भगवान की मर्जी, ठीक है। आप इस तरह से मत बोलना, नहीं तो उसे लगेगा कि भैया मतलब हमारा काम नहीं हो पाएगा, ये मतलब मैनेजर हमारा काम नहीं करने वाला है क्योंकि बात इसकी भाई की है, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना, आपको ये विश्वास दिलाना है कि मैं आपका पक्का काम कर दूंगा, आपके साथ गलत हुआ है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो कभी भी आपको ये नहीं दिखाना, ये ऐसा प्रॉमिस नहीं करना कि भैया हम तो भगवान की मर्जी रहेगी, काम हो गया तो ठीक वरना देखेंगे,
ठीक है, आपको इस तरह से नहीं करना है। उसके बाद लास्ट आपको जो चीज़ करनी रहेगी वो ये रहेगी, इंश्योर दैट द एग्रीवेट रियलाइज दैट ही कैन ऑलवेज टॉक टू हिज। एग्रीवेट मतलब बेसिकली वो लोग जो भी आपको कंप्लेन लेके आए हैं, एग्रीवेट मतलब बेसिकली जिनको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जिनको भैया मान लो किसी टॉपिक से रिलेटेड उनको गुस्सा है किसी चीज़ के, तो वो आपसे बातचीत करना है कि देखो ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, तो उन्हें हम एग्रीवेट बोलते हैं, जिनको एंगर है एक तरह से आप बोल सकते हो, जो भी आपसे बातचीत करने कंप्लेन लेके आए हैं, ठीक है। तो ये जो एग्रीवेट होते हैं उनको आपको इस तरह से रियलाइज़ करना है कि अगर उनको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है या फिर जो भी आगे चीज़ें होती है तो आपको आगे आकर आपसे बात कर सकते हैं, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ, मतलब इस तरह से फीलिंग आपको दिलानी है ताकि वो आपसे बात करने में, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डरे नहीं और ग्रीवेंस जल्द से जल्द कंपनी से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सजेशंस जो है अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छी तरीके से इंटरव्यू मतलब बेसिकली ग्रीवेंस इंटरव्यू को डील कर सकते हो, ओके। अब यह देखो आगे क्या बताया गया है कि द ग्रीवेंस इंटरव्यू इफ प्रॉपरली कंडक्ट ब्रिंग अबाउट हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या कि अगर हम ग्रीवेंस इंटरव्यू को अच्छी तरीके से लेते हैं कंपनी के अंदर, तो इसके वजह से होगा क्या कि देखो कंपनी के अंदर पहली बार शांति हो जाएगी, अब कोई भी अफवाह फैल नहीं रही है, कोई भी कंप्लेंट जो है उसको आराम से सॉल्व कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से अब लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स इनको सॉल्व कर दिया गया है, तो एक हार्मनी बन जाएगी। हार्मनी मतलब शांति प्रेम भरा, सब लोग शांति से अपना अपना एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए अच्छे खासे हमें ग्रीवेंस इंटरव्यू करने चाहिए अगर कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा इशू आता है तो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली तीसरा टाइप का इंटरव्यू होता है, ग्रीवेंस इंटरव्यू में भी ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो फोर्थ और लास्ट जो हमारा जो आज के लेक्चर का है जो टाइप होता है वो होता है रिप्रीमांड और पनिशमेंट इंटरव्यू, ठीक है। अब देखो ये जो टाइप का इंटरव्यू होता है बेसिकली इस इंटरव्यू में किया क्या जाता है, रिप्रीमांड और पनिशमेंट इंटरव्यू। बेसिकली ये वो इंटरव्यू जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर कोई एम्प्लॉय है, मान लो मैंने उसको बोला भाई तू ये काम कर दे, उसने बोल दिया ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है। अब आप कुछ देर बाद आए, उससे पूछा काम हो गया, उसने बोला नहीं मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप उससे पूछोगे भाई क्यों नहीं किया, मैंने तेरे को बोला था ये काम करने के लिए, तेरे को काम से निकाल दूंगा, अगली बार नहीं हुआ तो तेरे को काम से निकाल दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसे हम पनिशमेंट इंटरव्यू बोलते हैं एक टाइप से कि अगर मान लो सामने वाले ने आपकी ऑर्डर को नहीं माना है तो आप उसको पनिश करने के लिए उसे इंटरव्यू ले रहे हो, उससे पूछ रहे हो भाई काम क्यों नहीं किया, ठीक है, मैंने तेरे को बोला था कैसे गलती हो गई तेरे से, तो वो बताएगा सर मेरे से ये गलती हो गई थी, वो अपने जो भी एक्सक्यूजेस रहेगा वो आपको बताते रहेगा, आपको सुनना रहेगा। और उसके बाद जो भी आपको पनिशमेंट देनी है कि ठीक है तेरी एक महीने की सैलरी हम काट रहे हैं या फिर 2 हफ्ते की सैलरी काट रहे हैं, जो भी चीज़ें पनिशमेंट है वो हम तेरे को दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पनिशमेंट इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यार देखो पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज मीन फॉर स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब होता है गुस्सा दिखाना कि भैया तेरे से देख कितनी गलती हो गई है, ठीक है। तो नहीं गुस्सा दिखाते हैं हम लोग चिल्ला कर या फिर एंग्री वाला एक नहीं चेहरा दिखाते गुस्सा वाला, तो उसको स्कोल्डिंग बोला जाता है। रेप्रीमेंडिंग मतलब पनिशमेंट देना, और साइकोलॉजिकली पनिशिंग द जूनियर और सबऑर्डिनेट हु डू नॉट ओबे इंस्ट्रक्शन एंड डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, यानी जो अच्छे तरीके से काम नहीं करता तो उनके साथ हम इस तरीके से बेसिकली इस टाइप का इंटरव्यू लेते हैं, एक पनिशमेंट इंटरव्यू, ठीक है। सो रिप्रीमांड इंटरव्यू समटाइम्स बिकम नेसेसरी dog most subordinates resent them. Such interviews should be held in privacy and never in the presence of other। यानी क्या कि ऐसे जो इंटरव्यूज होते हैं इन्हें हमें प्राइवेसी में करने चाहिए। प्राइवेसी मतलब अकेले एक रूम में बैठे हुए, मतलब क्या कि इसे रोड में मतलब सबके सामने बीच में नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने कोई गलती कर दी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे जितने भी एम्प्लॉयज उनके सामने उसको मान लो आप बेइज्जत कर रहे हो कि देखते ऐसे एक काम नहीं होता, जब तेरे को बोला था कल से आना मत कंपनी से, निकल जा मेरी कंपनी से, तो आप सबके सामने बेइज्जत करोगे तो उसकी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी कंपनी के खिलाफ, मतलब एक तरीके से देखो तो कंपनी गुडविल भी चली जाएगी, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो आप उसको अकेले में एक रूम में बुलाते हो, ए भाई उसको बुला मेरे कैबिन में कुछ काम है मेरे को, ठीक है, वो आप कैबिन में गए आपके और वहाँ पर आप उसको बोल रहे हो ठीक है कल से काम पे मत आना, तू काम नहीं अच्छे से कर रहा है, तो ये उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम जाएगी, ठीक है। वो देखेगा हाँ भाई काम अच्छे से नहीं किया तो निकाल दिया मेरे को, लेकिन अगर पूरे लोगों के सामने बेइज्जत कर दोगे तो ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा इंटरव्यू जो है वो प्राइवेसी में अकेले में करना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच इंटरव्यू शुड नेवर टू ब्रेक द वर्कर डाउन बट टू हेल्प हिम टू गिव अ बेटर अमाउंट ऑफ हिमसेल्फ। मतलब क्या कि बेसिकली ये जो इंटरव्यू रहता है वो इसलिए नहीं लिया जाता है कि हम उसको तोड़ सकें कि भैया तू खराब काम करता है तेरे को तोड़ दूंगा, ठीक है, तेरे को निकाल दूंगा काम कंपनी से, इसलिए नहीं किया जाता है। बेसिकली पनिशमेंट इंटरव्यू का मेन मोटिव ये रहता है कि अगर कोई मान लो एम्प्लॉय है जो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो अगली बार ढंग से काम करे। जैसे अगर मान लो कोई बच्चा है जो चोरी कर लिया, छोटी 5-6 साल का या बच्चा चोरी कर लिया, तो अगर उसी टाइम पे वो मार खा लेगा और वो अगली बार फिर चोरी करने को बोल दे मम्मी अगली बार नहीं करूँगा, ठीक है,
तो बेसिकली अगली बार वो गलती नहीं करे। लेकिन अगर अगली बार मान लो उसको उसी टाइम पे छूट दे दिया जाता है, कोई भी उसको नहीं देखा जाता है, तो अगली बार फिर और बड़ी गलती करेगा। इस बार 5 रुपया मान लो चुराया था, तो अगली बार 10 रुपया चुराएगा, फिर ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते मान लो 100-200, फिर बाहर से भी चोरी करने लग जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है पनिशमेंट देना। तो इसलिए ये पनिशमेंट इंटरव्यू भी लिया जाता है, ताकि हम उसको अच्छा बना सके उस एम्प्लॉय को, ताकि वो अच्छी तरीके से काम करे। ठीक है, उसके बाद लिखा है देखो कि रिप्रीमांड इंटरव्यू शुड बी कंडक्टेड व्हेन दे आर मस्ट, मतलब क्या है कि बहुत जब ज़्यादा जरूरी हो जाए तब आपको ये रिप्रीमांड इंटरव्यू लेना चाहिए, पनिशमेंट इंटरव्यू। कि भैया आप तो अगर नहीं कुछ बोला तो ये अपना मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो दे शुड बी रिसोर्टेड टू वेरी स्प्रिंगली एंड ओनली इन फिट केसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ सच इंटरव्यू द सुपीरियर शुड नेवर लॉस हिज टेम्पर। टेम्पर का मतलब रहता है ना गुस्सा। तो जब आप ये इंटरव्यू ले रहे हो, क्योंकि देखो उसने कोई गलती की है, मान लो आपने उसको बोला था कि ये सामान जो है इसको दे देना, और मान लो वो सामान कहीं पे गिरा के रह गया, जैसे मान लो कोई जैसे रहता है ना मैकडोनल्ड है मान लो। ठीक है, अब मैकडोनल्ड है मान लो, आपने किसी एम्प्लॉय को बोला जाए ये पार्सल जो है दे क्या किसी को, और उसने मान लो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया उसका, तो सारा उसका पिज्ज़ा गिर गया। ठीक है, रास्ते पे ही पूरा खराब हो गया, तो यहाँ पर तो कंपनी का लॉस हो गया ना एक टाइम पे देखोगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अगली बार हो सकता है मान लो दारू पी के चला रहा था जिसके उससे सारी चीज़ें हो गई, तो ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस एम्प्लॉय को मतलब सिखाया जाए। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है कि जो सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, वो गुस्सा भी होने लग, हो सकता है चिल्लाने लग जाए, गाली देने लग जाए कि तेरे से एक काम नहीं होता, पूरा इतना 1000 का सामान 10,000 का सामान पूरा बर्बाद कर दिया तूने, तो हो सकता है गाली गलौज करने लग जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भी इंटरव्यू ले रहा है सुपरवाइजर सुपीरियर, तो उस टाइम पर उसे अपना टेम्पर जो है मतलब गुस्सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। बट रिमेन क्लेम एंड स्ट्रेन, मतलब बेसिकली आपको ऐसा नहीं कि भैया आप गुस्सा शांत है तो मतलब ये नहीं कि हंसते हंसते बात कर रहे हो, एक सीरियस मोड में, ऐसे रहता है ना सीरियस वाला मोड जैसे आप इमेज में देख रहे हो, वैसे मोड में आपको रहना है। ठीक है, विच विल कन्विंस द वर्कर दैट ही मस्ट मेंट हिज वे फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से अगर आप अच्छी तरीके से उनको समझा देते हो सामने वाले को, तो वो जो वर्कर है वो अपने काम करने का जो तरीका होता है उसे बदल देगा, और बेसिकली उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस टाइप के इंटरव्यूज को ले। ठीक है, उसके बाद देखो अब बताया गया है हैंडलिंग रिप्रीमांड, मतलब क्या, जैसे कि अभी ग्रेविनेंस इंटरव्यू को हमने देखा है किस तरह से उसको डील किया जाता है। अगर आपको ग्रेविनेंस इंटरव्यू करना है, तो वैसे अगर आपको रिप्रीमांड इंटरव्यू करना रहेगा तो आपको उसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से करना है उसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बताया गया कि रिप्रीमांड इज एन ऑक्यूरेंस रिक्वायरिंग, या फिर कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जो आपको करनी रहती है। सबसे पहला होता है डिसिप्लिनरी एक्शन एंड गाइडेंस एक्शन, मतलब क्या कि देखो यहाँ पर बताया गया डिसिप्लिनरी एक्शन मतलब बेसिकली आप डिसिप्लिन में सारी चीज़ें रहोगे। आप जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि जितने भी यहाँ पर 3 बॉस बैठे हुए हैं सब डिसिप्लिन में, ये नहीं कि ऐसे चेयर के ऊपर हाथ पटक पटक कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे, यहाँ पर सब जो भी मतलब सिचुएशन हुई है उसको देख रहे, पढ़ रहे, समझ रहे कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम इसने क्रिएट की है। ठीक है, तो आपको एक डिसिप्लिन एक्शन में जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको समझना है, जो भी उसने गलती की है और उस हिसाब से उसको पनिशमेंट देनी है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको ये करनी है गाइडेंस एक्शन, मतलब क्या कि अब उसको गाइड करना है कि अब आगे क्या करना है। अब जो प्रॉब्लम हो गई तो हो गई, अब आगे क्या करना है तेरे को। ठीक है, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए अगली बार तो ये काम करना है। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी पनिशमेंट रहेगी वो देनी है आपको, और आगे की जो गाइडेंस है वो देनी है, अब आगे तू क्या करेगा। ठीक है, अगली बार ये गलती ना होने के लिए, तो उसके बाद आपको गाइडेंस एक्शन देनी है। ठीक है, सो द एम ऑफ रेप्रीमांड शुड बी, बेसिकली जो एम रहता है रेप्रीमांड का वो रहता क्या है, तो इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस इंक्रीज कर दे कि भैया अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम पनिश करेंगे तो अगली बार अच्छे से काम करेगा। तो पहला ये रहता है। उसके बाद होता है प्रिवेंट रिकरेंसेस ऑफेंसेस, जो भी उसके ऊपर मान लो ऑफेंसेस लगे कि भैया ये आदमी जो है उसने ये कर दिया गलती, ये मतलब खराब काम कर दिया, तो उसने उसके जो भी ऑफेंसेस है उसको हटाने के लिए बेसिकली ये किया जाता है कि अगली बार मतलब जितने भी उसकी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी उसके ऊपर केसेस लगे थे भैया कि आदमी जो है इसने ये गलतियाँ की है, तो उस गलतियों को खत्म करने के लिए उसको सजा दी जाती है। भैया पनिशमेंट हो गई, अब खत्म कहानी, उसकी ऑफेंसेस खत्म। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम केयरलेस और डेंजरस बिहेवियर, यानी क्या कि बाकी के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगली बार हो सकता है मान लो अगर इसे हम खुला छूट देते हैं, मान लो कोई लड़का है जो कंपनी के अंदर किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ छाड़ी करते रहता है। ठीक है, तो बाकी की लड़कियों को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि इस आदमी को हम पनिश करें। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव रहता है इसका कि प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम केयरलेस और डेंजरस बिहेवियर, हो सकता है बिहेवियर करे तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको पनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रेप्रीमांड बेसिकली हमारा इंटरव्यू का। ठीक है,
उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, एज स्टेटेड अर्लियर द रेप्रीमांड इंटरव्यू थॉट दो समटाइम्स वेरी असेंशियल शुड बी हैंडल्ड विद प्रॉपर केयर, अदरवाइज द इफेक्ट ऑफ रेप्रीमांड कुड बी डैमेजिंग टू द इंडिविजुअल कंसर्न एंड ऑल्सो टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या कि देखो जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि देखो जो रेप्रीमांड होता है कई बार होता है बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी एम्प्लॉय के सिचुएशन में कि हमें उसे पनिश करना ही होगा, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी के अंदर। तो व्हाट इज मिल्ड टू वन इज़ वेरी सेवर टू अनदर, हैंस द फॉलोइंग एडवाइस। यहाँ पर दी गई है कुछ एडवाइसेस दी गई है। ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू इंश्योर प्राइवेसी, ठीक है, मतलब जब आप इंटरव्यू करते हो तो देखो आपको पहली बार प्राइवेसी देखनी है ताकि आप अकेले में उससे बातचीत करो, भीड़ भड़ाके में ना करो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी उसके, पूरे एम्प्लॉयज़ लोगों के सामने बेइज्जती करोगे तो, ठीक है। तो पहली चीज़ ये बी रेशनल इन योर डीलिंग, मतलब क्या है कि बेसिकली रेशनल का मतलब होता है एक लॉजिकल मैनर में, ठीक है, जो भी सच में हुआ है वो देखना है आपको, उसके एक्सक्यूजेज नहीं सुनने कि देखो सर ये गलती हो गई थी मेरे से, ये फ़ोन आ गया था, या फिर मैं इधर चला गया था, थोड़ा टॉयलेट आ गया था, एक्सक्यूजेज नहीं सुनने आपको, जो भी सच में हुआ है, रियलिटी जो भी है, जो भी लॉजिकल चीज़ें हैं वो आपको देखनी है, जो भी डाटा आपको दिखा रहा है वो देखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से डील करना है। उसके बाद बी प्रीशियस एंड फाइंड द एग्जैक्ट ऑफेंसेस, यानी जो भी उसके पास सच में ऑफेंसेस लगे वो आपको देखना है, ये नहीं कि वो जो बोल रहा है कि सर मैंने कोई गलती नहीं की है, आपको देखना है सच में इसके ऊपर क्या क्या मतलब लगे कि भैया इसने ये गलतियाँ की है, और उसके बाद उस हिसाब से उसको पनिशमेंट देना है, ठीक है। उसके बाद गो स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड डू नॉट एक्सेप्ट जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूजेस इफ़ यू हैव डिस्कवर्ड द फैक्ट, यानी क्या कि आपको जो भी स्ट्रेट पॉइंट आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इसने ये गलती की है, सच में की है, तो आपको वो देखना है, ये नहीं देखना भैया वो बोल रहे सर मैंने कुछ नहीं किया था, अगली बार नहीं करूंगा, ये सारी चीज़ आपको सुननी नहीं है। उसने कुछ गलती की है तो आपको उसको पनिश करने के लिए जो भी आपको फैक्ट्स दिखे वो आपको करने हैं, ठीक है। सो फाइनली वर्क आउट वे ऑफ इम्प्रूविंग इन परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर दैट फिट द वर्क प्लेस रूल्स कस्टम एंड प्रैक्टिस, यानी क्या कि अब उसके बाद फाइनली आपको ये बताना है कि देख अब अगली बार से तेरे को इस तरह से काम करना है, अगर इस तरह से काम नहीं करेगा तो काम से निकाल देंगे। जो बेसिकली किस तरह से काम करना है तो वो बेसिकली उस तरह से काम होंगे जो कि हमारी कंपनी के रूल्स को भी फॉलो करें, कि आप रूल्स को तोड़े ना, और हमारे जो भी कस्टम्स जो भी नियम कानून है कि आप भैया अब यहाँ पर मान लो हाफ पैंट में नहीं आ सकते, कंपनी के अंदर हाफ पैंट में घूम रहे हो, तो मतलब बेसिकली जो जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी फॉलो हो, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली में आपको बता देना है। तो इस तरह से एक रेप्रीमांड इंटरव्यू लिया जाता है। सो यहाँ पर आपको ये जो 4 टाइप्स के जो इंटरव्यूज है वो समझ आ गए होंगे। अब देखो बचे हुए जो 4 टाइप्स के हमारे इंटरव्यूज है उसको हम आने वाले अपना जो नेक्स्ट लेक्चर उसको देखने वाले हैं, तो मे बी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट्स रहेंगे पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे चैनल पर जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। एंड जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। अब अगर आपको कोई भी लॉन्ग डाउट रहते हैं या फिर अगर आपको कोई भी शॉर्ट वीडियो या फिर मतलब बेसिकली टॉपिक्स रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें पूछनी रहेगी तो आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस रहेगा पूछ सकते हो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोनों की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाओ और टेलीग्राम पर जाकर उसकी PDF को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, अगर 2-3 दिन बाद देख रहे हो वीडियो को, तो यहाँ पर मे भी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो है वो आ गई हो तो आप एक बार चेकआउट करके वो भी वीडियो को देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।